अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक बार फिर से पंजाबी मूल के एक ट्रक ड्राइवर की गलती से भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें कई लोगों की मौत की खबर है। इतना ही नहीं, ये भयंकर इतना था कि हाईवे पर चलने वाली 6 से ज़्यादा गाड़ियां ट्रक की चपेट में आ गई थीं। आप भी ज़रा देखिए कैलिफोर्निया में हुए इस खौफनाक हादसे की इन तस्वीरों को। कैलिफोर्निया में भीषण सड़क हादसा। जो दिखा, ट्रक ने उसको मारी टक्कर। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। सड़क हादसे की इन तस्वीरों को जो भी देख रहा है वो दंग रह जा रहा है। आप भी देखिए कैसे पलक झपकते एक तेज रफ्तार ट्रक अपने आगे चल रही गाड़ियों को टक्कर मारता है। 1, 2, 3, 4। ट्रक की रफ्तार कितनी तेज थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एक एक करके 4 गाड़ियों से टकराने के बाद जब ट्रक में आग की लपटें दिखाई देती है तो ट्रक हाईवे के दूसरे लेन को क्रॉस करता हुआ सड़क के किनारे खड़ी 2 अन्य गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारता है। भीषण सड़क हादसे की ये तस्वीरें अमेरिका के कैलिफोर्निया में वेस्ट बाउंड 10th फ्रीवे की है, जहां मंगलवार यानी 21 अक्टूबर की दोपहर को 1 बजे के करीब ये हादसा हुआ। ट्रक के डैश कैम से रिकॉर्ड हुआ ये हादसा कितना भयंकर है, ये हादसे के बाद इन तस्वीरों को देखकर लगाइए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिफोर्निया ट्रक हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है और पुलिस ने इस मामले में 21 साल के जशनप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया है, जो पंजाब का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि जशनप्रीत सिंह अवैध तरीके से अमेरिका गया था और युवा सिटी में रहता था। इसके अलावा साल 2022 में उसे कैलिफोर्निया बॉर्डर पर पकड़ा भी गया था, लेकिन बाद में रिहा कर दिया गया था। कैलिफोर्निया हादसे की इन तस्वीरों ने फ्लोरिडा में 12 अगस्त को हुई घटना की यादों को तरोताजा कर दिया है, क्योंकि फ्लोरिडा में भी लुधियाना के रहने वाले हरजिंदर सिंह नाम के ट्रक ड्राइवर ने गलत यू टर्न लिया था तो एक तेज रफ्तार कार ट्रक की चपेट में आ गई थी और 3 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि फ्लोरिडा हादसे के कुछ दिन बाद अमेरिका में ट्रंप सरकार ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए भी सभी प्रकार के वीजा पर रोक लगा दी थी, जिसके चलते अमेरिका में 1.5 लाख पंजाबी ट्रक ड्राइवरों की नौकरी पर तलवार लटक गई थी। आज तक ब्यूरो। अब प्रदूषण की हम बात करेंगे। जब भी दिल्ली की हवा बिगड़ती है तो पंजाब की ओर से लगातार पंजाब के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, उंगली उठाई जाती हैं। आरोप ये लगाया जाता है कि पंजाब में धान की पराली जलाने की वजह से धुआं दिल्ली वालों के फेफड़ों में जहर बनकर उतर रहा है। लेकिन इस बार दिल्ली में प्रदूषण के कारणों को और ठीकरा फोड़ने का मामला पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान तक पहुंच गया है। पंजाब के अजनाला में पराली जल रही है।
पंजाब के भटिंडा में पराली जल रही है। पंजाब के अमृतसर में पराली जल रही है। पंजाब के तरन तारण में पराली जल रही है। दिवाली क्या गुजरी, पंजाब के जिले जिले पराली जलाने की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। धान की फसल काटने के बाद गेहूं की बुआई से पहले पराली जलाने का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि धुएं का असर दिल्ली तक दिखता है। लेकिन इस बार पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं पिछले बरसों के मुकाबले तेजी से कम हुई हैं। पंजाब में अब तक पराली जलाने की 484 घटनाएं सामने आई, जिनमें एक दिन में 69 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा तरन तारण में अब तक 136 जगह, अमृतसर में 120 जगह पराली जलाने की घटना देखी गई। माना जा रहा है कि पंजाब में इस साल पराली जलाने की घटना में 60% तक की कमी आई है और इसी तरह हरियाणा में इस बार पराली जलाने की 281 घटनाएं सामने आई हैं। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿਮਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੀਦੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ। ਮੰਗ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 6000 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੱਗ। ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੈਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਫਸਲਦਾਰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੇਬਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਣ ਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ मिल नहीं रहा, कोई साधन नहीं मिल रहा। पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में कमी से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पंजाब में साल 2023 में पराली जलाने की 1764 घटनाएं दर्ज की गई थी, जो पिछले साल यानी 2024 के इसी कालखंड में घटकर 1510 तक पहुंची थी। और इस बार 2025 में 15 सितंबर से 21 अक्टूबर तक सिर्फ 415 घटनाएं सामने आई हैं। 15 सितंबर तो 21 अक्टूबर तक ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 4327 ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ ਸੀ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3114 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈ, 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ 1764 ਫਾਰਮ ਫਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ 1510 ਸਟਬਲ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ, और हुण 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਕੇ महज 415 ਰਹਿ ਗਏ, यानी कि 10 गुणे ਦੀ कटौती है जिहड़ी। माना जा रहा है कि ये गिरावट अक्टूबर में हुई बारिश के बाद धान कटाई में हुई देरी के कारण दर्ज की गई, क्योंकि पंजाब में 21 अक्टूबर तक 31.72 लाख हेक्टेयर में लगी फसलों में से 21 अक्टूबर तक सिर्फ 32.84% खेतों में लगी फसल की कटाई ही हो पाई थी। हालांकि पंजाब में पराली जलाने पर लगने वाले जुर्माने, कानूनी कार्रवाई और किसानों में जागरूकता का असर भी पड़ा है, जिसके कारण पंजाब में साल दर साल पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में साल 2018 में 50,590 मामले थे, 2019 में बढ़कर 55,210 हुए और 2020 में बढ़कर 76,590 तक पहुंच गए थे। लेकिन 2021 के बाद इसमें गिरावट हुई और तब 71,304 मामले दर्ज किए गए। फिर 2022 में पराली जलाने के 49,922 मामले थे और 2023 में 36,663 मामलों के बाद 2024 में पराली जलाने की सिर्फ 10,909 घटनाएं दर्ज की गई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 70% की गिरावट बताती है। और ये डाटा कोई अमन अरोड़ा दा या आम आदमी पार्टी या पंजाब सरकार दा डेटा नहीं हैगा, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा डाटा है कि जब 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਫਾਇਰਸ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਹ 597 ਸੀਗੇ, 2022 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਕੇ 393 ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਕੇ 146 ਰਹਿ ਗਏ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟ ਕੇ 65 ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ वो घट के 62 रह गए। पंजाब के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बताता है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं तेजी से घट रही हैं और इस बिना पर कहा जा सकता है कि दिल्ली की खराब हवा का ठीकरा अब सिर्फ पंजाब के सिर नहीं फोड़ा जा सकता। आज तक ब्यूरो।
पंजाब के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद मुस्तफ़ा के बेटे अकील अख्तर की रहस्यमयी मौत के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। बेटे को मानसिक रूप से बीमार और नशे का आदी बताने के बाद अब अकील की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आ गए हैं जिनमें वो न सिर्फ बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य नजर आ रहा है, बल्कि अपनी मां रजिया सुल्ताना के साथ चुनाव प्रचार में भी वो नजर आ रहा है। खास बात यह है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई ये तस्वीरें साल 2017 से लेकर 2019 के बीच की हैं। बेसिकली मैंने अपने डैड को और वाइफ का फेयर डिस्कवर किया और काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5-2 साल हो गए डिस्कवर मेरे को जब से पता लगा। पहले पिता और घर वालों पर बेटे का ये संगीन इल्जाम। मेरा बेटा एक पेशेंट था, एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी है, उसे साइकोटिक कहते हैं। एक बीमारी, बड़ी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक ही है, फर्दर स्पेशलाइजेशन है उस डिजीज का। इसमें इंसान अपना वो दिमाग खो बैठता है, वो ऐसी चीज़ें देखता है जो नहीं है, वो सुनता है जो बोली नहीं जा रही, वो यकीन करता है जो नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ हो। फिर बेटे को लेकर पिता का ये खुलासा। अगर उस पहली वीडियो के हिसाब से जाए आप, उस पर अगर कोई यकीन करे तो मैं और मेरी बीवी और मेरी बेटी और मेरी बहू एक कोठा चलाते हैं। और अब बेटे की ये तस्वीरें। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की रहस्यमयी मौत के मामले में अब एक और नया ट्विस्ट आ गया है। असल में अब अकील की कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं जिसमें वो न सिर्फ बिल्कुल स्वस्थ और सामान्य नजर आ रहा है, बल्कि अपनी मां रजिया सुल्ताना के साथ चुनाव प्रचार भी करता दिख रहा है। यहाँ तक कि एक वीडियो में अकील कांग्रेस पार्टी की एक छोटी सी बैठक को संबोधित भी कर रहा है। वो उसको क्रिमिनल से हटा के सिविल ऑफेंस करेंगे, मतलब कि इतना बड़ा वो जुर्म नहीं रहेगा, नया कानून बना दिया जाएगा। जबकि अकील के पिता यानी पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने कई बार ये जोर देकर कहा है कि अकील पिछले 18 सालों से नशे का आदी था, उसे गंभीर मानसिक बीमारी थी और उसे बार बार नशा मुक्ति केंद्र यानी डी एडिक्शन सेंटर जाना पड़ता था और उन्हें अकील की कही गई किसी भी बात का कोई मलाल नहीं है। एक बीमारी होती है, मानसिक बीमारी है, उसे साइकोटिक कहते हैं। एक बीमारी, बड़ी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया का ही एक ही है, फर्दर स्पेशलाइजेशन है उस डिजीज का। इसमें इंसान अपना वो दिमाग खो बैठता है, वो ऐसी चीज़ें देखता है जो नहीं है, वो सुनता है जो बोली नहीं जा रही, वो यकीन करता है जो नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ हो। इस वीडियो में तो कुछ भी नहीं कहा उसने। मतलब अगर उन बच्चों से पूछा अकील की बातों का माने तो मेरी बीवी और मेरी बेटी वो कोठा चलाते हैं और वहां पे घाह खाते हैं। मेरी बीवी का और मेरी उसका बहू का और बेटी का जो किरदार है ना, अगर अल्लाह में मेरी कोई एक दुआ सुने, भगवान तो मेरी दुआ सुने कि मेरी बहू जैसा, मेरी डॉटर लॉ जैसा किरदार हर बच्ची का हो, हर माँ बाप को ऐसी बेटी मिलेगी। ऐसे में अकील के घर वालों पर कत्ल का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाने वाले मलेरकोटला के राजनीतिक कार्यकर्ता शमसुद्दीन चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं कि अगर अकील वाकई इतना ही नशे का आदी और बीमार था तो फिर इन तस्वीरों का सच क्या है। फिलहाल अकील की जो तस्वीरें और वीडियोस सामने आए हैं उनमें ज्यादातर वो हैं जिन्हें मलेरकोटला कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर किया था। असल में अकील की मां रजिया सुल्ताना न सिर्फ मलेरकोटला से कांग्रेस की राजनीति करती रही हैं, बल्कि वो कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। इन हालात में एक बेटे के तौर पर अकील रजिया सुल्ताना की सभाओं में एक बार नहीं बल्कि कई बार नजर आ चुका है। सोशल मीडिया पेज पर दर्ज तारीखों पर गौर करें तो अकील की ये तस्वीरें साल 2017 से लेकर 2019 के बीच की हैं, जबकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है
जबकि अकील ने 2022 में हुए पंजाब चुनाव में भी रजिया सुल्ताना के लिए प्रचार किया था और उस वक्त भी वो बिल्कुल नॉर्मल था। अब सवाल उठता है कि एक ऐसा शख्स जो 18 सालों से एक से बढ़कर एक खतरनाक नशे कर रहा हो, जिसके लिए खुद को संभालना भी मुश्किल होता हो, जिसे हमेशा घर वालों की देखभाल की जरूरत पड़ती हो और जिसे स्किज़ोफ्रेनिया से लेकर हेलुसिनेशन जैसी दिमागी बीमारी हो, वो आखिर सियासी जलसों से लेकर चुनाव प्रचार तक में कैसे हिस्सा ले सकता है? बहरहाल इस रहस्यमयी मौत के बाद अब एसआईटी को अकील अख्तर के विसरा रिपोर्ट का इंतजार है ताकि मौत की सही वजहों का पता चल सके, क्योंकि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ यानी मौत की वजह क्लियर नहीं है। सहारनपुर से राहुल कुमार और पंचकुला से कमलजीत कौर के साथ अमन भारद्वाज, आज तक। करप्शन केस में गिरफ्तार हुए पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के घर 8 दिन में दोबारा सीबीआई की टीम ने दस्तक दी थी और बताया जा रहा है कि सीबीआई ने करीब 11 अधिकारी घर के भीतर गए थे, जहां वो पूरे घर को फिर से खंगाल रहे हैं। साथ ही मौजूद सदस्यों के साथ उनकी पूछताछ जारी है। एक दिन पहले ही डीआईजी भुल्लर का बैंक लॉकर सीबीआई ने खुलवाया था, जिसके भीतर से काफी अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। डीआईजी भुल्लर और उनके एजेंट कृष्णु को एक स्क्रैप कारोबारी की शिकायत के आधार पर 16 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा डीआईजी के घर से सीबीआई ने 7.5 करोड़ रुपए भी बरामद किए थे। ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर लौट आया है। हिमाचल प्रदेश में हुई सीजन की दूसरी बर्फबारी ने सैलानियों के मन की मुराद पूरी कर डाली है। पर्यटक जहां ताजा बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई है। हिमाचल प्रदेश के ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की दूसरी बर्फबारी ने दस्तक दी है। 2 सप्ताह के बाद लाहौल घाटी का मौसम एक बार फिर खुशगवार हो चला है। यहाँ पहाड़ की चोटियों पर आसमान से बर्फ के फाहे ऐसे गिरे मानो चांदी की बरसात हो रही हो। कोकसर, सिस्सू, जिस्पा, दारचा और रोहतांग दर्रे पर करीब 5 घंटे हुई बर्फबारी ने सारा नजारा ही बदल दिया। एक ओर पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली, तो वहीं दूसरी ओर पारा माइनस के नीचे लुढ़क गया। ताजा बर्फबारी से यहाँ का तापमान तो जरूर गिरा, लेकिन सैलानियों की तादाद में इजाफा हुआ है। पर्यटक इन दिलकश वादियों में बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कोई कुदरत के इस शानदार नजारों को तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता है, तो कोई इन्हें बस एक टक जी भर कर निहार लेने को आतुर है। बर्फ से ढके इन पहाड़ और झरनों के बीच कोई फोटो खिंचवा रहा है, तो कोई इन खूबसूरत फिजाओं को मन में बसा लेने की ख्वाहिश लिए बैठा है। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी के बीच पर्यटक की मस्ती स्थानीय लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला रही है। होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे संचालकों को इस साल अच्छे कारोबार की उम्मीद है। फ्रेश स्नोफॉल से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश के आसार जताए हैं। घाटी में सीजन की दूसरी बर्फबारी और बढ़ती ठंड के बीच स्थानीय लोग अब सर्दियों की तैयारियों में जुट गए हैं।